आप ऐसे गांव से जिस गांव में जस्ट ही रोड हाल ही में बनी है, और फिर यूपीएससी स्टेट सर्विसेज जैसी किताबें पढ़ने का करने कैसे बना? आपको नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट है? इसमें मेरी मदर का स्पेसिफिक रोल यहाँ पे, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो एज ए इंस्पिरेशन मैं आज तक लेके चलती हूँ कि मेरी मदर को पढ़ने का मौका नहीं मिला जिस किसी भी रीज़न से। आई मिस इंटरव्यू कॉल बाई 1.5 मार्क्स। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब एक नंबर से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया था? 1.5 मार्क्स से। मैंने कहा अल्लाह ताला अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव होगा तो मुझे सबर दे देना। मैंने कहा हाँ मैंने रिजल्ट देख लिया है, कोई बात नहीं, अभी क्या हुआ, लोग तो इतने अटैम्प्ट देते हैं, तो मेरा 3rd ही अटैम्प्ट होगा। 1 साल बिना फ़ोन के या 1 साल बिना अपनी फेवरेट फूड के? बिना फेवरेट फूड के। बिना फ़ोन के नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं। कुछ दिन हमें ज़रूर लगे हैं। दिन इस वजह से लगे हैं क्योंकि हम एक ऐसी पर्सनालिटी की तलाश में थे। हम कोई ऐसा इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे कि जो बहुत मायने में आप लोगों को इंस्पायर करे और बहुत सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करे जिसको आप रिलेट कर सकते हो। और आज ख़ास एक ऐसी पर्सनालिटी को हमने इनवाइट किया है जो अगर देखा जाए एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से, एक ऐसे एरिया से के रहने वाले हैं जहाँ जब हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, किस जगह से ये गेस्ट हमारे आए हैं और उन हालात में इन्होंने कैसे तैयारी की है। ऑफ कोर्स हम सारे जितने भी गेस्ट को ला रहे हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और आज का भी इसमें हमारे पास जो गेस्ट है वो सिविल सर्वेंट ही हैं। JKS 2024 रैंक 27th है, हमीम अख्तर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। और बहुत प्राउडली वी आर वेरी प्राउड। हम सारे लोगों को प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि जब मैं इनसे बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यों प्राउड होना चाहिए और क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया। फ़िलहाल हम वेलकम करते हैं हमीम। थैंक यू सो मच कि आप हमारे एज गेस्ट आए हैं। आज महीनों बाद आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। हमीम से जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला कि काफ़ी दिनों बाद मैं कर पाई हूँ ये। यू टुक लॉट ऑफ टाइम जब से हम आपको अप्रोच कर रहे थे कि आपका ऑफ कोर्स हम इसलिए चाह रहे थे क्योंकि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जिन चैलेंजेस में आपने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है और विद बेस्ट ऑफ द रैंक्स, तो हैट्स ऑफ टू यू। आपने जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम प्रिपरेशन और ये सारी बातें तो हम बाद में करते रहेंगे। आप अपने लाइफ के बारे में, जैसे मैंने ऑडियंस को बताया है पहले ही इंट्रोडक्शन में कि आप ऐसी एक जगह से हो। मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था कि आप किस जगह से हो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि किस जगह से आप हो और क्या चैलेंजेस आपने फेस किया अर्ली लाइफ में वहाँ। सर बेसिकली मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटी सी विलेज है, हैला नाम है, जो किसी ने सुना होगा, गूल तहसील है, वहाँ पे एक छोटी सी विलेज है हमारी हैला। फेमस हॉट स्प्रिंग पाया जाता है वहाँ पे, तत्ता पानी। हाँ, वहाँ से अभी बाई रोड तो 8 किलोमीटर है, बट वो रोड भी हमारे लास्ट ईयर ही बना है। तो मैं कह रही हूँ वो चैलेंजेस जो हमने वहाँ, जो एक्चुअल हम बैकवर्ड बोलते हैं ना, लिटरली हमें वो बैकवर्डनेस वो फेस की है। और उस चैलेंज से वहाँ से यहाँ पहुँचने में दो इट टुक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, बट विद द गॉड ग्रेस पे यहाँ पे डिड इट। हैला गांव ऐसा एक गांव है जिसमें मैंने आपसे बात की कि मैं वहाँ जा चुका हूँ। हैला गांव तो नहीं गया हूँ मैं, तत्ता पानी जहाँ बीइंग अ कश्मीरी हमारे लिए बड़ा फेमस जगह है वो। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हड्डियों का कोई इशू होता है, कुछ होता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग है वो, तो इस वजह से मेरी मदर ने भी मुझे लास्ट ईयर जनवरी के आसपास आई विजिटेड दैट प्लेस। तो जब मुझे ये आइडिया नहीं था आप उस जगह से हो और उसी एरिया में हो। बिलीव मी, जब मैं उधर गया, पहले संगलदान गया, संगलदान से 6-7 किलोमीटर जो है कच्चा रोड था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे मन में था कि वापस कैसे जाएंगे, एंड यू आर फ्रॉम दैट प्लेस। तो आपकी अर्ली एज का जो पहला स्टडी
स्कूल का 10th तक 12th तक कैसे किया और कहाँ से किया आपने? सर बेसिकली जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे तो लाइफ सिंपल थी, तो सिंपल बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इन व्हाट सेंस, क्योंकि हमारे पास रोड नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, रोड तो चलो लास्ट ईयर ही आया, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास बहुत लेट आई, अराउंड 2010-11 के अराउंड आई। तब तक हम वो केरोसिन ऑयल के वो लैंप्स जो होते थे उनसे ही चलता था हमारा, या जो हमारी जो फ्यूल होता था वुडन, वही उसी से ही चलता था। उसके बाद ये वहाँ बेसिक एजुकेशन तो मेरी इनिशियली स्टार्ट वहीं से हुई थी, बट फिर मेरे फादर साहब पोस्टेड थे, मेरे फादर साहब पुलिस में थे, वो वहाँ से पुलिस एकेडमी में पोस्टेड थे। तो ये मेरे बोथ पेरेंट्स, मदर और फादर साहब का डिसीजन था कि क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो उनके डिसीजन से फिर हम यहाँ उधमपुर में शिफ्ट किए, क्योंकि एट दैट टाइम जो उधमपुर रामबन जो था कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, तो वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता था, तो हम वहाँ से यहाँ पे अपने स्टडीज़ के लिए शिफ्ट हुए। यस सर। मतलब आप अपने गांव से फिर आप लोग उधमपुर शिफ्ट हुए। क्या उस जगह पे स्कूल्स है? सर अभी तो वो हाई स्कूल बन चुका है, बट एट दैट टाइम इट वाज मिडिल स्कूल ओनली, बट द कंडीशन ऑफ द स्कूल वाज नॉट दैट गुड। कौन से साल की बात कर रहे हो आप? सर अराउंड 2003-4। 3-4। और आपने जो यूपीएससी स्टेट सर्विसेज की जर्नी आपने स्टार्ट की वो की अराउंड 1920 में? 2021 में। जब आपका फिर आपने उधमपुर से स्कूलिंग की। यस सर। देन स्कूलिंग के बाद आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किया? सर ग्रेजुएशन मेरा उधमपुर से ही हुआ। देन फॉर मास्टर्स, मेरा मास्टर्स बॉटनी में है, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से किया है। बॉटनी में? यस सर। ये जो सिविल सर्विसेज की जर्नी आपकी स्टार्ट, मतलब आपके जहन में जाहिर है कि ऐसी जगह से जब उस जगह पे कोई इस तरह का एक्सपोजर था नहीं, और आपके फादर आप बोल रहे कि एज स्ट्रेंथ वो खड़े रहे और उन्होंने आपको थ्रू आउट हेल्प की है। बट मुझे ऐसी सर्विस, बड़ी सर्विसेज में जाना है, एक कि कहाँ से आए दिमाग में, सेकंड कि क्यों आया, मतलब आपको क्यों लगा कि आपको करना चाहिए? सर ये जर्नी मैं बोलूँगी कि ये इसमें मेरी मदर और फादर का तो रोल रहा है, पर मदर का स्पेसिफिक रोल यहाँ पे मैं बताऊँगी, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ एक दिन वो स्कूल गए थे, और स्कूल का जो पहले दिन उनको सबक मिला था वो उनको आज तक याद है। तो वो एज ए इंस्पिरेशन मैं आज तक लेके चलती हूँ कि मेरी मदर को पढ़ने का मौका नहीं मिला जिस किसी भी रीज़न से, तो वो मगर वो उनके अंदर इतनी वो थी कि अगर मतलब उन्होंने कभी हमें नहीं ये लगने दिया कि मतलब अगर ये, तो वो हमेशा हमें बूस्ट करती रहती थी कि अगर मैं नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ तुम, जैसे हम 3 बहनें हैं, तो उन तीनों ने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ जो भी थी उनकी यूज़ किया, मेरे बोथ पेरेंट्स ने। तो और हमें यहाँ पे मतलब वो कोई भी कोर्स या कुछ भी होता था तो हमें उसमें इन्वॉल्व करती थी कि हमें वो हर किसी एक्सपोजर मिले जो शायद उन्होंने मिक्स कर दिया है वो हमें मिले। तो पेरेंट्स को पता था कि सिविल सर्विसेज जैसी भी नौकरी है जिनमें आप लोग को भेजा जा सकता है, तैयारी करवाई जा सकती है? हाँ सर, मदर का तो उतना नहीं पता था, बट मेरे फादर साहब का था, क्योंकि वो पुलिस में थे। यस सर। तो फादर साहब तो जैसे मेरे ब्रदर है तो उनको हमेशा बोलते रहते थे, और जब मेरा मास्टर्स हो गया, मेरे ग्रेजुएशन के बाद, तो वो मुझे बोलते थे कि मैं मतलब वो मैं एस्पायर करता हूँ कि तुम दोनों मतलब इस फील्ड में जाएं, सिविल सर्विस। यस सर। बट आई वाज मोर ऑफ एन एकेडमिक पर्सन, तो मेरा मन था कि मैं एकेडमिक्स में ही कुछ एक्सप्लोर करूं, और मेरे ब्रदर जो है वो इस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में कुछ करें। तो हम दोनों ने अपने कैरियर्स पहले से ही कर दिए फिक्स कि मतलब भाई तू वो कर ले, मैं ये करूँ, पापा खुश हो जाएंगे इस टाइप का। बट फिर जर्नी मेरे हॉस्टल से शुरू हुई है। मेरे मास्टर्स के दौरान मेरी रूममेट जो थी वो प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम सबको पढ़ना पड़ता है इसमें। तो जब वो हिस्ट्री पढ़ते थे और वो मेरे साथ डिस्कस करते थे तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करने लगी। एट दैट टाइम तो मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपने एकेडमिक्स में, पर जैसे ही मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ और मैं नेट के लिए प्रिपेयर करने लगी और एकदम से कोविड आ गया। वो 2021 की बात, 2021 की बात है ये। तो और मेरे पास कुछ करने को नहीं क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह हो नहीं रहे थे, तो मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो जितना मैं ये करती हूँ मैं लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, क्योंकि मेरे भाई पढ़ भी रहे थे इस टाइम पे, दे रहे थे एग्ज़ाम्स, तो मैंने उनके साथ पढ़ना शुरू किया और मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी।
तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरा पूरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने अपना नेट वगैरह जो मेरे आगे पीएचडी का था इरादा वो छोड़ के मैं पूरा शिफ्ट हो गई इस तरफ। तो बट आपको लगता है कि एक्सीडेंटल है, मतलब नॉट दैट यू हैव अचीव्ड सिविल सर्विसेज, कि एक्सीडेंटल है कि आपको ये चूज़ आपने किया, नहीं तो आपके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, एकेडमिकली आपको आगे जाने का था? सर आई बिलीव नथिंग इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल इन द सेंस कि मे बी डेस्टिनीड, यू वर डेस्टिनीड टू डेस्टिनी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे थे तो मेरे एपीज जो थे मेरे बॉटनी के, उन्होंने मेरा पूरा जर्नी में मेरा सपोर्ट करा है, मेरे जोलॉजी के एपीज, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आप इस फील्ड में क्यों नहीं ट्राई करते, तो उनको बोलते थे कि हमें लगता है आप कुछ ना कुछ करेंगे, बट क्योंकि मैं इतना उनसे इंस्पायर्ड थी अपने एपी से, तो मैं बोलती नहीं सर मुझे बनना है तो मैं आप लोगों जैसा ही बनना है, मुझे इस फील्ड में नहीं आ रहा। इवन आफ्टर माई मास्टर्स जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे बोला कि गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो उस दफ़ा जब सभी ये लोग आसपास मेरे बोलने लगे कि आप करें कुछ ना कुछ, तो हमें लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे इसमें, तो मैं थॉट था कहीं अंदर, मुझे लगता है एक डीप करना चाहिए था कि हाँ कर लेते हैं, शायद सभी बोल रहे हैं, उनमें वो स्पार्क दिख रहा होगा मुझ में, शायद मेरा ये तभी मेरा नेट नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, शायद इस तरफ मेरे को जाना होगा तभी, तो फिर मैं शिफ्ट हो गई तभी। तो बट आखिर में ये टर्निंग पॉइंट आप बोलते हो कि जब आपकी रूममेट थी और कोविड आ गया, दैट कोविड का टाइम, और आपको कुछ करने को था नहीं, तो देन यू थॉट कि हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक्स हैं पढ़ लेती हूँ, यू स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स और आपको इंटरेस्ट आने लगा। यस सर, ये टर्निंग पॉइंट था आपका इस जर्नी में कदम रखने का। और एज ए स्टूडेंट कैसे थे आप 10th तक, 12th तक, ग्रेजुएशन, मास्टर्स? आई वाज अ गुड स्टूडेंट सर। गुड एज इन टॉपर? टॉपर भी नहीं, मतलब एवरेज, अबव एवरेज। अबव एवरेज, मतलब अगर सपोज 10 लोग हैं तो कहाँ फॉल करते थे आप 10 लोगों में? आई वाज अमंग टॉप 5, मतलब टॉपर ही थे आप। तो अगर सपोज आपका बैकग्राउंड, जैसे अब हमने ये डिस्कस किया कि आप ऐसे गांव से, जिस गांव में जस्ट ही रोड हाल ही में बनी है, तो जाहिर है कि उस जगह पे इतना ज़्यादा कोई एक्सपोजर था नहीं, एक्सेप्ट कि आपके फादर जो पुलिस में थे और उनको एक फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑलरेडी मिल चुका था, जिस एक्सपोजर को उन्होंने इनकलकेट किया आप लोगों में, और उन्होंने मतलब आपकी एस्पिरेशंस बढ़ाई कि आप यू ऑल्सो गो फॉर दी सर्विसेज। तो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद और फिर यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज जैसी किताबें पढ़ने का करने कैसे बना? आपको नहीं लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है? आप साइंस स्टूडेंट हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, वाज़न्ट इट डिफ़िकल्ट? सर डिफ़िकल्ट तो था क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं था। मेनली हमारा हर्डल यही था कि लैक ऑफ एक्सपोजर था। बट एज सच, क्योंकि मैं जो थी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती थी, तो मैंने वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मुझे लगता है वो मेरा जो था उसने मेरा वो टाइम लिया उसने, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट दैट माय रूममेट, जिनका फिर क्वालिफाई भी हो गया, वो अभी तक मेरे को, ज़रूरी नहीं है स्टडीज़ में उन्होंने मेरा हेल्प किया, मेरी लाइफ में कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम मुझे सपोर्ट करती रहती है। कौन है? उर्वी सिंह। अच्छा जी, ठीक है। तो मेरे साथ कुछ स्पेसिफिक पर्सन थे जो उनको मैंने अपने आसपास रखा हुआ था कि जब भी मुझे कोई इशू होता था मैं उनसे डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेती थी। तो जैसे कि आपने क्या डिफ़िकल्ट श्योरली सर बहुत था, बट यही था कि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे जो स्कूल के टीचर थे मेरे 10th के, क्योंकि लास्ट मेरा हिस्ट्री 10th में पढ़ा था, तो उन्होंने हमें वो क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग में से कर मॉडर्न इंडिया, हाँ, इतना अच्छे से पढ़ाया था। वो ऐसे विजुअल जैसे मेरे जैसे वो हम बोलते हैं कि वो वेल में भी कूदे थे, तो उन्होंने हमें इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो मुझे वो चीज़ें तो भूल गई थी। जब मैं वो पढ़ने लगी फिर से, तो मुझे फिर से याद आने लगा कि हमें इतना अच्छे से पढ़ा था। फिर मुझे लगा यार ये तो मैंने बहुत सब कुछ मिस किया हुआ है। तो वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा, मॉडर्न में तो चलो मुझे थोड़ी बहुत डेट्स पता है, एंशिएंट मुझे कुछ नहीं पता था, और एंशिएंट में मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि वो तो हम सब ने कभी ना सुना होता है, ना स्कूल या कॉलेजेस में भी उतना पढ़ा नहीं होता। तो फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। फिर मेरा पूरा स्टडी जो फोकस थी वो यूट्यूब पे थी और टेलीग्राम पे डिपेंडेंट थी।
फिर मैंने वहाँ से पढ़ना किया, हेल्प ली, कोई भी रैंडम कोई मैं चैनल उठा लेती थी और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दी थी, जब तक कि मैं वो चीज़ें मेरे अंदर इनकलकेट ना हो जाती, मेरे को समझ ना आने लगी। फिर मैंने ऐसे ही अपने पॉलिटी के केस में भी मैंने सेम यही करना शुरू कर दिया। थ्रू यूट्यूब मैंने कोई चैनल्स देखे और पढ़ना शुरू कर दिया। यस सर। तो जैसे मतलब आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का था नहीं, एक बहुत सही मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स इज़ कि हम इंजीनियरिंग से हैं, हम मेडिकल साइंस से हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हम डिफरेंट स्ट्रीम से हैं। मैं जब कोच कर रहा होता हूँ, मैं जब बच्चों को मिलता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हम इस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग से हैं, इस यूपीएससी कैसे कर पाएंगे, और वो भी स्पेशली पूरी कंट्री में या पूरी स्टेट में लोग इसमें बैठे होंगे, पर्टिकुलरली यही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, उनसे हम compete कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आपका डिफरेंट बैकग्राउंड रहा है और गए आप डिफरेंट स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज़ का मोस्टली जिसमें पढ़ना है, तो आपके जहन में नहीं आया ये क्वेश्चन कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और अगर आया फिर आप ये बोल लो कि आपके जहन में आया, डिफ़िकल्ट हुआ भी, कोप अप कैसे किया ऐसे सब्जेक्ट्स में? सर मैंने एक प्रॉपर रोड मैप बनाया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मुझे पता ही नहीं था करना क्या होता है, कैसे करना होता है। बट जब मैंने अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि मेरा प्री हो गया, प्री होने के बाद मेरा जब मेंस दिया मैंने, मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद, मेंस जब नहीं हुआ तो मुझे उतना बड़ा सेटबैक नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए ये था कि चलो नहीं हुआ, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूँगी और कुछ जो भी मेरे लूप होल्स होंगे मैं उसको देख के फिर करूँ। बट जब मैंने अपने मेंस के मार्क्स देखे तो उस वक्त मैंने देखा आई मिस्ड इंटरव्यू कॉल बाई 1.5 मार्क्स। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब एक नंबर से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया था? 1.5 मार्क्स से। उस वक्त मुझे वो चीज़ मुझे बहुत, वो जो सेटबैक मुझे उस वक्त मेंस के फेलियर पे मिलना चाहिए था, वो मुझे उस वक्त मेरे मार्क्स आने के बाद वो मुझे लगा कि मतलब मैं एक राइट डायरेक्शन पे थी, बट मैं उतनी सीरियस नहीं थी शायद से इसको लेके। फिर मैंने एक प्रॉपर एक रोड मैप रेडी किया, एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व की अपनी, कि मुझे अगर करना है तो इस दफ़ा प्रॉपर, क्योंकि प्रीलिम्स का हमारा फॉर्म फिल हो चुके थे उस टाइम, तो मैंने कहा इस दफ़ा तो मैंने अब करना है और विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी और पूरे सीरियस मैं ये अटैम्प्ट दूंगी, बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए मेरा। तो मैंने अपनी वो एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की। जैसे हम कहते हैं हम टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं सारे हम, बट आई बिलीव हमें टॉपर्स को कभी फॉलो नहीं करें, उनकी वीडियोस देखनी चाहिए बट उनको फॉलो ना करें, अपनी उनकी वीडियो से अपनी एक स्ट्रेटजी हमें इवॉल्व करनी चाहिए अपनी, क्योंकि जो उनकी होगी स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं है वो हम पे भी, सबकी स्टोरी अलग होनी है। जी सर। जैसे मैं मैं अर्ली राइज़र हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मेरे को सुने या मैं जिस टॉपर को सुने वो अर्ली राइज़र हो, शायद वो रात को पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, वैसे ही। तो मैंने यही जब सुना तो पहले जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने किसी टॉपर को फॉलो किया था तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने वही 1 2 3 टॉपर्स को देखा, टॉपर्स के बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व की, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे फेलियर्स क्या है वो मुझे ही पता है, वो किसी और को नहीं पता होगा। तो मैंने उनको देख के फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू की और दैट आई कंसीडर, हुआ तो मेरा 3rd अटैम्प्ट में सर, बट आई कंसीडर माई 2nd अटैम्प्ट माई बेस्ट अटैम्प्ट, जिसमें आपका 1.5 नंबर से आपका इंटरव्यू कॉल रह गया था। नहीं उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसमें 2nd में इंटरव्यू दिया था आपने? यस सर, मैंने इंटरव्यू दिया था। वो कंसिडर क्यों आप बेस्ट कर रहे हो? सर एक तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी वो मेरी ऐसी थी क्योंकि मैं एक अर्ली राइज़र हूँ, तो और हमारे घर में क्या है, हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हमारे घर में आना जाना भी बहुत होता है। तो जब मैं प्रिपेयर करती थी फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं सबके साथ मिलके, जैसे जो हमारा 10 to 5 होता है पीरियड, उसी में जैसे, और ये था कि मैंने मिनिमम 10 आवर्स देने ही है पढ़ने के लिए। बट फिर जब मैंने शिफ्ट की अपनी स्ट्रेटजी, तब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को सीजन्स के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट किया। जैसे मैं तहज्जुद के टाइम अगर उठती थी अर्ली मॉर्निंग में, तो मैंने तहज्जुद से पहले उठना शुरू किया। जैसे मैं जैसे 3 बजे अगर समर्स के जैसे 3 बजे होता था तहज्जुद, तो मैं 2 बजे उठना शुरू कर दिया। तो 2 बजे से 3 बजे मैं वो वाला जो होता था टाइम तहज्जुद वाला वो ख़त्म कर लेती थी। मैं फिर अपने आप को फिर 3 से फजर तक मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया। एक स्लॉट मेरा, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन को पूरे दिन के रूटीन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया कि मुझे 4 + 3 + 3 ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया अपने टाइम ड्यूरेशन को, मॉर्निंग टू इवनिंग। फिर मैं क्या करती थी, तहज्जुद से फजर तक एक स्लॉट रखा मैंने, फिर मैंने 1 घंटे का गैप दिया,
उसमें मैंने थोड़ा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से अपना +3 जो होता था वो बोला, तो अराउंड 10 to 11 मेरे 4 to 7 आवर्स हो जाते थे। जब मतलब जब लोग जागते थे तब आगे तक मेरी बढ़ते थे, आधी तब तक प्रिपरेशन आप हो चुकी होती थी। फिर ज़ोहर के टाइम पे, ज़ोहर के कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। फिर अराउंड 3 मैं फिर से शुरू करती थी, 3 PM मैं फिर से शुरू करती थी। 3 to 7 मैं एक और देती थी, उसमें मेरी असर भी आ जाती थी। और उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। मतलब उसके बाद खाना खा लिया और जाके मैंने सो मैं खाना खा लिया और सो लिया, या मतलब ये फैमिली को टाइम थोड़ा सा टाइम दिया। और मेरा मैक्सिमम मैं 8 तक, हाँ समर्स में, क्योंकि 10 बजे ईशा होती थी, तो मैं बीच में जो मेरा स्लीपिंग और था डे का वो एक्सटेंड हो जाता था। बट वही जो कि मेरा विंटर्स में होता था, क्योंकि 7 साढ़े 7 ईशा आ जाती है, तो वो मैं 8 बजे मैं सो चुकी होती थी। तो वो जो विंटर्स में मैं सोती नहीं थी मिड में, दिन में, पर समर्स पे मैं बीच में सो जाती थी। तो मैंने वो अपना पूरा वो ऐसे 4+3+3 करके, जैसे मैं मॉर्निंग में था, मैं करंट अफेयर्स जो थी वो मॉर्निंग में ही पढ़ती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स अब तक आपको नहीं पता होगा तो आप उसको स्टैटिक से कैसे करोगे। नहीं, वो यही स्ट्रैटेजी तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी चीज़ किस टाइम पे पढ़ी। फिलहाल इम्पोर्टेंट जो है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए है कि आज तक जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास आए हैं, वो एस्पिरेंट्स में मोस्टली रात के पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जिनको बहुत कंफर्टेबली, और मैं जिनसे मिलता हूँ ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि मैक्सिमम टाइम में मुझे ऐसा ही बच्चा आजकल मिलता है जो ये बोलता है कि मैं रात में कंफर्टेबल हूँ। और रात में पढ़ना मतलब 8-9 बजे से शुरू किया और सुबह 4-5 बजे तक उन्होंने पढ़ाई की। और अगर मुझसे कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी पेरेंट मुझसे एडवाइस पूछता है कि एक रूटीन कैसी होनी चाहिए, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप प्रेफर करें कि सुबह मतलब जो रूटीन नेचुरल रूटीन है कि आपको दिन में काम करना है, रात को सोना है, ये आपको एंजाइटी नहीं बढ़ाएगी, ये अननेसेसरी प्रेशर्स नहीं बढ़ेंगे आपके माइंड में, और एक नेचुरल प्रोसेस से आप गुजर रहे होंगे। आप कभी भी किसी भी सूरत में अपने मेंटल हेल्थ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। हाँ, आज मैं जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम चीज़, हालांकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इनका क्या रूटीन रहता होगा। बातों बातों में आपने सारा कुछ बोला है, बट आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आप सुबह, जिनको तहज्जुद का नहीं पता होगा, जिनको सुबह मतलब सुबह की नमाज से पहले का टाइम यूटिलाइज़ करना, मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक, फिर 6-7 बजे से 11 बजे तक या 10 बजे तक, इनका ये कहना है कि ये सुबह 11 बजे तक जब लोग उठते हैं और अपने कामों में जाते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, इनका आधे से ज़्यादा पढ़ाई हो चुका होता है उस टाइम। मैं ये मानता हूँ, आई पर्सनली बिलीव कि उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम लोगों की हैबिट्स हैं, जो आजकल का एस्पिरेंट है, आपने जैसे राइटली पहले बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हो वो किसी और के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट क्यों ज़रूर लेना चाहिए। क्यों इन द सेंस कि द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर गिविंग, आपने बोला कि आप 10 घंटे देते थे दिन के। यस सर, बट वो 10 पूरे कभी हो पाते थे, कभी नहीं भी हो पाते थे। बट मैं हमेशा फोकस करती थी कि जो मेरा अर्ली मॉर्निंग पीरियड हो वो यूटिलाइज़ हो जाए। फिर क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी कि हाँ मैंने 4 घंटे, चाहे वो 3 घंटे हो या 2 ही घंटे हो, मैक्सिमम मैं 3 घंटे ज़रूर देती थी कि वो यूटिलाइज़ हो। फिर मेरे बैकअप, क्योंकि मेरा दिन शुरू वहीं से होता था, तो मेरे दिमाग में ये रहता था हाँ मैंने कम से कम 3 घंटे तो पढ़ लिया है, अब मैं कोई और एक्टिविटी कर सकती हूँ। इन केस मुझे कहीं जाना भी होता था, क्योंकि हम 10 बजे के बाद ही कहीं जाना आना जा रहा होता है, तो मेरा वो टाइम जो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे मेरे हो गए होते थे, तो मैं फिर वो बैक ऑफ द मेरे माइंड में ये स्ट्रेस नहीं होता कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की है। प्लस मेरे घर में क्योंकि बच्चे भी होते थे ये वो, तो उनका सोने का टाइम वही होता था, तो मेरे लिए बेस्ट टाइम वही था। तो एज यू राइटली सेड कि सबके लिए नहीं हो सकता है। तो बट मतलब इसमें कंप्लेन करते हैं बच्चे, जब मैं उनको बोलता हूँ अगर मान लो आप एक नेचुरल प्रोसेस फॉलो करते हो, आप सुबह 2 बजे 2:30 बजे आप उठते हो और फिर रात को 9 बजे 10 बजे सोते हो, आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है सोने को, कितने आवर्स सोते थे आप? सर क्योंकि ये प्रोसेस लंबा था बहुत, अगर 1-2 दिन का होता तो मैं बोलती कि मुझे नींद अपनी कंप्लीट नहीं करनी है, चल जाएगा, क्योंकि मेरा 1-2 साल की प्रिपरेशन थी, पर मैं पूरा फोकस करती थी कि मेरी नींद जो है 6 आवर्स की हो। जैसे अगर मैं 7 बजे सोई
7-8 बजे सोई, तभी मैं 2 बजे उठ पाती ना। तो आप 7 या 8 बजे सोते मैं थे? सो जाती थी 7 या 8 बजे। ओके। तो ये विंटर्स के केस में। जब समर्स के केस में होता है, क्योंकि ईशा ही 10 बजे के अराउंड आती थी, तो 9:30-10 बजे मैं तब सो जाती थी। उठती मैं वही थी 2-2:30 बजे ही, बट मैं अपने दिन में वो नैप ले लेती थी ताकि मेरी वो नींद स्लीप इफेक्ट ना हो उस टाइम पे। तो स्लीप के साथ सर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? सर आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ? यस सर। क्या ये आप समझ चुके थे कि मेंटल हेल्थ के लिए सोना ज़रूरी है? सर जब मैं स्ट्रैटेजी अपनी बना रही थी, तो मैंने ये जब भी मैं जिनकी भी मैंने अपने टॉपर्स की वीडियोस देखी थी, उन्होंने सबको बोला कि ये जर्नी जो है बहुत लंबी होगी, आपको इसमें बहुत सारे किसी को तो पैनिक अटैक्स वगैरह भी, कोई डिप्रेशन में भी चला जाता। तो मैंने इस सब चीज़ को केटर करके ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो नींद, जिसके पास नींद होगी, मुझे लगता है वो इन सब चीज़ों से आई बिलीव वो दूर रहेगा, डिप्रेस तो नहीं होगा कम से कम। तो आपने अपनी लाइफ में, जैसे आपने बोला 10-11 बजे तक आप पढ़ाई करते थे, 60-70% आपका कंप्लीट हो जाता था, फिर आप हाउस होल्ड जो या आपको जो रेगुलर रूटीन में, मतलब आपने किसी सूरत में भी किसी पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ड्यूरिंग योर स्टडी? यस सर। सब रूटीन में चला, वो ठीक चला? यस सर। आप 2 अटेम्प्ट इससे पहले दे चुके थे, तीसरा अटेम्प्ट आपने दिया, वो क्वालिफाई किया रैंक 27 से। Yes. पहला अटेम्प्ट आपने प्री क्वालिफाई किया, सेकंड अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू दिया। Yes. ये 3 साल, मिनिमम 3 साल की जर्नी है। ऑफ कोर्स 21 में अगर आपने शुरू किया तो 24 तक आपने किया, 3-4 साल तकरीबन लगे आपको। फेलियर, जैसे आपने बोला कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, कंपैरेटिवली आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, फेलियर आपके लाइफ में था नहीं उससे पहले? Yes, sir. जब आप ने देखा कि आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है प्रीलिम्स के बाद, कितना डिसहार्टेंड था, और कैसे उस एक तरीके का सदमा होता है वो एस्पिरेंट के लिए, तो कैसे उस पॉइंट पे आप वापस किताबों पे आए थे? सर जैसे मैंने मेंशन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरे लिए मेजर सेटबैक नहीं था। ये था कि क्योंकि मैंने उसको एज अ नॉर्मल, जैसे मेरे ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम्स होते थे, उसको वैसे ही लिया था। बुरा लगा मुझे, वो भी मार्क्स देख के बुरा लगा, क्यों, बट जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ, और वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा। बट क्योंकि सर हमें पता होता है कि रिज़ल्ट किस वाले दिन होता है, और मैं पूरी उम्मीद थी मेरे घर वालों को मुझे कि इस दफ़ा लिस्ट में मेरा नाम पक्का होगा, क्योंकि मेरे मेंस भी बहुत अच्छे हुए थे और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। आई वॉज द हाईएस्ट स्कोरर इन द इंटरव्यू? यस सर। तो क्योंकि और मुझे ना पैनल से ही उन्होंने ना रिव्यूज़ दे दिए थे कि मतलब ऑल द बेस्ट टाइप का, मुझे उनके एक्सप्रेशन तो से एक अच्छा वाइब आ गई थी कि हाँ, मतलब, और उन्होंने Selection बोला होगा। कि यू विल बी इन द लिस्ट होपफुली। तो मुझे वहाँ तब से ही था कि हाँ ठीक है, सबने बोल दिया, इसका मतलब मैं लिस्ट में होगा। बट जब फिर लाइक लास्ट दिन जो होता है इंटरव्यू का, उस दिन रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे रिज़ल्ट आ ही जाएगा उस दिन। तो वैसे ही उस दिन हम वेट कर रहे थे, शाम को आना था इंटरव्यू, तो उस दिन, क्योंकि हम सबको पता होता है सूरह यूसुफ का, तो मैंने उस दिन सूरह यूसुफ पढ़ी और मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ इतनी दुआ की कि, क्योंकि एक्सपेक्ट इंसान पॉजिटिव ही कर होता है, मैंने कहा अल्लाह ताला अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव होगा तो मुझे सब्र दे देना। तो अब वो हो गया। फिर मुझे याद है आज भी, हम मगरिब का टाइम था, तो अभी हमने नमाज अज़ान ही हो रही थी कि रिज़ल्ट आ गया, PDF आ गई। तो मैंने फ़ोन साइड पे ही रखा हुआ था कि, और मैं बार बार नोटिफिकेशंस पढ़ रही थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, उसमें PDF खोली, रिज़ल्ट देखा, उसमें मेरा नहीं था। मैंने चुप करके फ़ोन साइड पे रखा और मैं नमाज़ पढ़ने शुरू हो गई। तो तब तक मेरे जो ब्रदर है वो अंदर आए धीरे, और वो बाहर हमारी लॉबी है, वहाँ पे बैठ के रो रहा था। मैं अभी नमाज़ ही पढ़ रही थी, तो मेरी मदर भी नमाज़ ख़त्म हुई, वो गए लॉबी में, तो बैठ के पूछने लगी क्या हुआ ये वो। तो वो दोनों बोलते कि इसका नहीं हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं, और जबकि मैंने अपना रिज़ल्ट देख चुकी हूँ। तो वो दोनों जब रोने लगे कि ऐसे कि इसको अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी हमने, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा वो स्ट्रगलिंग फेस देखा हुआ है। तो वो चीज़ें जो थी ना, मैं जब रिज़ल्ट में थी, मैं बस अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सब्र, अल्लाह ताला सब्र, अल्लाह ताला सब्र। तो जब मैंने वो चीज़ देखी, तो जब तक मैंने नमाज़ कंप्लीट की, ख़त्म हो गई, तो मुझे वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अंदर तो थी मेरे। जब मैं अपने पेरेंट्स के उनके पास गई, भाई और मदर के पास, तो मैंने बोला मैंने कहा हाँ मैंने रिज़ल्ट देख लिया है, कोई बात नहीं, अभी क्या हुआ।
लोग तो इतने इतने अटैम्प्ट देते हैं, तो मेरा 3rd ही अटैम्प्ट होगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मेरा हो जाएगा क्वालिफाई। तो उनको लगा इसको कोई टेंशन नहीं हो रही है, तो हमें भी इसको सहारा देना चाहिए एक तरह का। तो फिर वो चुप हुए। फिर मेरे फादर साहब मस्जिद से नमाज़ पढ़ के जब आए तो उनको भी लगा हमारे फेस से, तो मैंने फादर साहब को अपने बोला कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा उनको लगा बुरा, कि बस उन्होंने इतना बोला कि अगली दफ़ा और अच्छे से मेहनत करना। बिल्कुल जी। तो ये एक तरीके का एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है उस टाइम, जिस टाइम आप 100% श्योर हो कि हो जाना चाहिए और नहीं सिलेक्शन होता है। तो उस फेलियर के टाइम सर जब वो हुआ, तो उसके मैंने वही एक दुआ की थी, अल्लाह ताला इस दफ़ा तो आपने मुझे लिस्ट में नहीं लाया, बट अगली दफ़ा मैं अपना नाम अपनी लिस्ट में देखना चाहती हूँ। और मैंने उसी दिन से, जैसे लोग वेट करते हैं, दुखी होते हैं, ये वो, मैंने नेक्स्ट दिन से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। और मेरे अंदर वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग थी कि हाँ इस दफ़ा हो जाएगा। और मैं वो मैंने सोचना ही नहीं चाहती थी नेगेटिव, कि नहीं होगा तो क्या होगा। बस मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला मुझे सीधे एक रास्ता दिखाना, और मुझे वहाँ मुझे अब स्मूथ होना चाहिए, उतना रफ नहीं होना चाहिए। आई बिलीव वो रास्ता स्मूथ ही रहा। देन रेस्ट इज हिस्ट्री। हमीम, आपने बोला कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस एंड देन इंटरव्यू में ड्रॉप हुए थे, विच वाज डिसहार्टनिंग पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए। दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड फिर फाइनली आपने थर्ड अटेम्प्ट लिया, बट सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपको ये लगा कि आपको मे बी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेवर एंडिंग प्रोसेस भी हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए होता ही होता है। तो एक ऐसा थॉट भी रहता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के दिमाग में। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा था उस टाइम सेकंड अटेम्प्ट के बाद? सर जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई, सेकंड अटेम्प्ट के केस में मैं इंटरव्यू तक गई, तो उसी दौरान ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की पोस्ट निकले हुए थे। तो क्योंकि एकेडमिक्स में मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो मैंने ये चीज़ है जो मैंने अपने ब्रदर से कही है कि इसमें अगर इन केस मेरा नहीं होता है तो मैं इधर जाऊंगी। तो मैं कुछ जैसे वो 6 मंथ्स का था तब कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं एज अ मास्टर्स इन बॉटनी था, तो मुझे लगा कि अगर मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ी तो मेरा बॉटनी का जो है ऑप्शनल वैसे भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मुझे 11th-12th के बच्चों को बॉटनी ही पढ़ाना था। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए मैंने इस फॉर्म के लिए मैंने अप्लाई किया था, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर। उसके बाद जो मेरे ब्रदर थे, वो जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, ताकि मुझे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले, एक एनवायरनमेंट मिले मुझे, क्योंकि मैं घर पे अकेले पढ़ा करती थी। तो मुझे उस एनवायरनमेंट से अवेयर करने के लिए वो मेरे सारे जितने भी फॉर्म्स निकलते थे, चाहे वो JKSSB के हो, JKPSC के हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो फॉर्म फिल कर लेता था और मुझे 1, 2, 3 दिन पहले बताता था कि तेरा ये वाला एग्ज़ाम है, तो जाके एग्ज़ाम दे देना। बस मैं क्या करती थी, मैं प्रिपरेशन तो मेरी KS की ही चल रही थी, बट ये था कि वो एग्ज़ाम का माहौल जो था, वो एनवायरनमेंट कैसा था, उसके लिए वो मुझे रेडी कर रहा था। तो मैं वो एग्ज़ाम दे के आती थी। जो मेरा लेक्चरर था वो तो मेरी खुद की विश से हुआ, बट जैसे मैं इससे पहले SI करती थी, तो वो भी सेम, उसका भी स्टोरी यही है कि मेरे भाई ने मेरा एग्ज़ाम फिल किया हुआ था। तो जस्ट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले उसने मुझे बताया कि तेरा मैंने फॉर्म फिल करना है, तुझे जाना है एग्ज़ाम देने। आई वॉज़ वेरी रिलेक्टेंट एट द टाइम कि SI का मैं नहीं भरूँगी, ये वो मैं नहीं दूँगी एग्ज़ाम। उसने बोला तूने कौन सा जाना है, जस्ट जा और एग्ज़ाम दे के आ जा। तो क्योंकि उस दफ़ा SI का और ये KS का जो PSC का सिलेबस था वो सेम था, तो लकीली जो था वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए, मतलब वो ठीक आए थे जो मैं प्रिपेयर किया हुआ था, तो मेरा वो अच्छे क्वालिफाई हो गया मेरा रिटन। देन मेरा वो PET फिज़िकल के लिए जब नाम आया, अब लोग जो होते हैं वो साल भर साल प्रिपेयर करते रहते हैं, रनिंग की ये वो, बट उस टाइम मैं थी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल में पढ़ाती थी बच्चों को, तो मेरी तो कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती। लोगों ने क्या किया, ये तो लक बाय लक इसका एग्ज़ाम हो गया रिटन, अब इसी फिज़िक ऐसी ये तो दौड़ ही नहीं पाएगी। करेक्ट। तो लोगों की जब वो मैंने बातें सुनी, मैंने कहा ये लोग मुझे इतना ऐसे समझते हैं कि मुझे फिज़िकली इतना वीक समझते हैं कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करूँ। तब तक मेरे दिमाग में था कि मैंने फ़िज़िकल देना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के वो प्रिपेयर ही नहीं कर रही थी। बट जब मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा ट्राई करके देखते, वो मैंने अपने लिए एग्ज़ाम किया कि मुझे पता चले मैं कितनी फ़िट हूँ फिज़िकल। लिटरली सर मैंने
कोई प्रिपरेशन नहीं की थी फिज़िकल की, मेरा रनिंग वगैरह कुछ नहीं। मैं जस्ट जिस दिन मेरा था ये एग्ज़ाम फिज़िकल का, मैं उस दिन गई, यहाँ जम्मू में ही हुआ था, वहाँ पे गई। उस दिन मेरे जो रनिंग में जो मेरे साथ थे वो मेरे एक कॉलेज की एक मेरा बैचमेट थी मेरे साथ। मैंने जस्ट उसको कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना है, और उसने मुझे कहा कि सिर्फ तुम मुझे फॉलो करते रहना, मेरे पीछे पीछे फॉलो करना, मैं जितने राउंड्स मारूंगी आप भी मारना, और मैं निकल जाऊंगी तो आप भी निकल जाना। और लिटरली मैं उसको फॉलो करती रही, और जब वो बाहर निकली मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कितने राउंड्स मारने हैं। वो निकली, मैं भी निकल गई, और मेरी कज़न भी थी वहाँ पे, तो वो उसने मुझे बोला कि यार मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर लोगी, बस तुम मैं इस टाइम फ्रेम में वर्क में निकाल लेती हूँ, आप भी निकाल लोगे, बस मुझे फॉलो करना। मैं उन दोनों को फॉलो करती रही, और मैं वहाँ से जब वो बाहर निकले तो मैं भी निकल गई। जब मेरा फिज़िकल हुआ उस टाइम मुझे रियलाइज़, अरे यार ये तो हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब तो हो गया। अब तो मुझे ये मतलब फिर मुझे उस टाइम मेरे को ये स्ट्राइक किया कि ये तो मैं किसी को मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं फिज़िकली फ़िट हूँ, ये तो मैंने कर दिया। बट अब अगर मेरे को घर वाले फोर्स करने लगे, या कोई मुझे बोलेगा कि ये करना है वो करना है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये। तो रात को जब PDF आ गई फिर सारे मुझे विश करने लगे कि हाँ अब कि ये सिलेक्शन हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैं वहाँ पे मुझे वो रियलाइजेशन होने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। बट लास्ट ईयर जो मैंने 1 ईयर वहाँ पे स्पेंड किया, तो मैं वो पुलिस वाला टाइम अपना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कंसिडर करती हूँ। मेरा बेस्ट टाइम है वहाँ का, जो पुलिस में आपने, क्योंकि 1 साल आपने सर्व किया है। हाँ ऑलमोस्ट मैंने 15 मई 2024 को ज्वाइन किया था, तो 28 अप्रैल को मैंने रिज़ाइन किया है। बट मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। Yes, और आपने ये किया है रामबन में ही, आपने एज पोस्टेड थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रामबन। यस सर। तो वो क्यों बोल रहे आप, क्यों अच्छा टाइम था आपका? सर जब मैंने ज्वाइन किया, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे हमारे 21 डेज़ मिलते हैं जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, 21 डेज़ मिलते हैं हमें ज्वाइन करने को। तो मैंने फुल घर में रखा हुआ था कि हाँ मुझे ज्वाइन नहीं करना है ये वगैरह। तो सब मुझे मनाने को लगे थे कि जॉब है इस वक्त, थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आप लगे रहो अपनी प्रिपरेशन में, बट मेरे माइंड में था कि पुलिस जब मैंने ज्वाइन कर लिया फिर मुझे कहाँ मिलेगा प्रिपरेशन करने का टाइम। तो मैं एक स्ट्रिक्ट थी कि इस चीज़ पे कि मैंने आज तक घर पे किसी चीज़ पे ज़िद नहीं करी है, बट इस चीज़ पे मैं थी कि अड़ गई थी कि मुझे ये नहीं करना। 21st डे जब था तो मेरे फादर साहब आते हैं मेरे पास, तो वो मुझे बोलते हैं कि जाओ ज्वाइन कर लो। बस जब फादर साहब ने ये बोला तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। ठीक है। तो 21st डे मैं उठी और मैं ज्वाइन करने चले गई, और फुल वो ऐसे मूड में कि अब मुझे ये करना पड़ेगा। पुलिस में मेरा बाकी जो मैंने टाइम स्पेंड किया उस पे प्रिपरेशन पे, अब तो गई वो। और फिर जब मैंने उधर वहाँ पे पुलिस में एक मुंशी होते हैं जिनके पास हमने जाना होता है ज्वाइनिंग के लिए। हाँ, तो मैंने उनको जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग लेटर पे साइन किया तो उन्होंने मुझे फुल ऑन डरा दिया कि अब आपने अब तो आपको इस गेट से भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। लिटरली सर मुझे वहाँ पे ही रोना आना शुरू कर दिया। मेरी साल तो सारे वेस्ट हो गए। ये वो मेरे ब्रदर थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, मैनेज देखते हैं क्या होता है। फिर वैसे ही हम जब घर पे आए तो हम सारी वो रूल बुक, पुलिस होता है ना कि दूर से अंधेरे में एक रोशनी दिखना, मुझे वो EOL एज अ रोशनी दिखी कि इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। तो मैंने EOL के लिए अप्लाई, और सबको किसी को नहीं पता था कि ये इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं EOL लेके फिर मैं अपने सीनियर के साथ भी नहीं मिली, मुझे पता था कि मुझे यहाँ ये तो करना ही नहीं है, तो मैं किसी सीनियर के साथ नहीं मिली। तो मैंने सीधे क्या ऑफिस के थ्रू सर के पास भिजवाई फाइल, तो सर ने भी साइन कर दिया विदाउट, क्योंकि मैंने उस पर पूरा मेंशन किया था कि मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम है इस डेट को, तो मुझे 3 मंथ्स EOL चाहिए। देन वो वहाँ से फिर मैंने एक लेटर खुद लेके SSP सर के पास गई। उस टाइम SSP सर अनुज सर थे IPS। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा आप रियली मतलब ये करना चाहते हो, प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से? तो मैंने कहा येस सर। बोलते हैं तो आप क्या चाहते हो, दूँ मैं आपका? मैंने कहा सर प्लीज़। इतनी सी 2 सेंटेंस में उन्होंने बात की। बोलते मैं आपको मार्क तो कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता ये होगा भी नहीं होगा, बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग। अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनका श्योर सर।
मेरी इतनी ही 2-3 वर्ड से मेरी सर से इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। तो सर ने वहाँ से भी माँ कर दी। जब मैं वहाँ उस रूम से बाहर निकली मुझे लगा बस हो गया मतलब अब तो ठीक है। फिर वहाँ से उन्होंने फ़ाइल भेजी, हमारी DKR रेंज होती है वहाँ पे भेजा। तो मैं उसको फॉलो करती रही। उतने दिनों में सर ने क्या किया, SSP सर ने मुझे टाइम दिया कि आप तब तक जब तक आपका ये प्रोसीजर चल रहा है आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो। तो रेंज से भी अप्रूव हो गई मेरी। तो तब उसी दौरान जो था हमारा ट्रेनिंग जो था एकेडमी और कठुआ में हो रही थी, तो उसका भी इन्होंने यहाँ से नाम भेजना था। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, उन्होंने मेरा नाम भेजा ही नहीं, क्योंकि नहीं उनको भेजा। लगा कि इसका तो लीव सैंक्शन हो जाएगा यहाँ से, तो उन्होंने मेरा नाम भेजा ही नहीं। फिर मेरी लीव हेडक्वार्टर्स भी भेजी, बट मेरा जब नाम ही ट्रेनिंग में नहीं नहीं था था। तो मैं फिर रिवर्टेड थी DPL में ही। तो उसके बाद हेडक्वार्टर्स तक मेरी लीव तो पहुंची थी, बट उधर सैंक्शन नहीं हुई। तो मेरा ना ट्रेडिंग में नाम आ पाया ना मुझे लीव सैंक्शन हुई। तो मैं DPL में ही रही फिर पूरे लास्ट 1 ईयर। पूरा 1 साल। यस सर। और उस दौरान जो था, जो मेरे फिर उसके बाद जब मुझे लीव सैंक्शन नहीं हुई, तो उसके बाद मैं अपने सीनियर जो मेरे DR सर थे, DSP सर, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। जो मेरे माइंड में एक परसेप्शन था कि पुलिस ऐसी होती है, वो स्ट्रिक्ट लोग होते हैं और मुझे ये मेल डोमिनेटेड है, तो मुझे वहाँ पे करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान मुझे अपने सिवा यहाँ पे कोई लेडी नहीं दिखी थी। तो मुझे लगा मैं यहाँ पे सर्वाइव भी कैसे कर पाऊँगी। मैं अपने घर से और उधर स्कूल से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गई थी, तो मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी। बट सर ने मुझे एक इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड किया, इतने अच्छा मेरे सबके साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन हो गया। मुझे लगा ही नहीं कहीं कि मैं यहाँ पे इनसे पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है या मिल पा रही हूँ। और वो सब मुझे ऐसा अपना एक कोई जो मेरे एज मेट था वो मुझे एज अ सिबलिंग और कोई मुझे ऐसा अपना जैसे चाइल्ड की तरह ट्रीट करते थे। और जहाँ भी कोई भी कुछ भी होता था वो मेरी पूरी हेल्प करते थे। तो ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन होने दी, तो पूरा एम्बियंस प्रोवाइड किया हुआ था मुझे। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सीखने और देखने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है कि इस तरह का इकोसिस्टम दिया जाता है बच्चों को। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम खिलाफ खड़ा हो जाता है, नेचुरली हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो कि आपकी केस में साफ दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह, एंड देन ऑफ कोर्स ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी कहलाएगा कि आपको यहाँ तक एज सिविल सर्वेंट रैंक 27, क्योंकि हर छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको इसमें मिलते रहे। जब आपने खुद मेहनत की, ऊपर वाले ने ये सारी चीज़ें जोड़ते गए और आपको हेल्प होती गई। हमीम, आपने जैसे आपने एक तरीके से आपने बोला कि एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ खड़ा हो गया था जिन्होंने आपको प्रिपरेशन में हेल्प की। जिस टाइम आप उस एकेडमी में, उस जॉब में फिर इंडक्ट हुए, वहाँ आप सर्व कर रहे थे, उस टाइम फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मैंने उस टाइम मेंस लिख लिया था। अच्छा, फिर इंटरव्यू का वेट कर रहे थे आप? सर। तो फिर कितने टाइम के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आया था? सर मेंस हमारा Feb-March में हुआ था और इंटरव्यू तो हमारा सितंबर में कंडक्ट हुआ था। तो वो गैप जो था वो मैंने एकेडमी पुलिस लाइन में ही किया है। तो फिर उसके बाद आपका जब मेंस का रिज़ल्ट आया, वो माहौल कैसा रहा और कहाँ थे आप? कैसे किसने आपको बताया कि आपका रिज़ल्ट आ गया? मेंस के रिज़ल्ट का टाइम पे तो मैं घर पे ही थी उस दिन। तो और यही है कि मैं अपना रिज़ल्ट कभी खुद नहीं देखती, जितने भी रिज़ल्ट होते हैं मेरा भाई ही देखता है। तो लाइकवाइज ये रिज़ल्ट भी उसने देखा। तो क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा GS1 था थोड़ा डिफ़िकल्ट आया हुआ था। डिफ़िकल्ट इन वर्ड सेंस कि एज़ पर जैसे जो आता था उससे थोड़ा डिफरेंट आया हुआ था। तो मुझे थोड़ा बहुत उसमें डाउट था कि पता नहीं मेरे GS1 की वजह से, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स तो सब बहुत अच्छे हुए थे, बट GS1 में मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो मुझे उस वजह से थोड़ा डाउट था। तो मैंने उसको ही बोला था कि तू देखना, होगा तो बताना, नहीं होगा तो रहने देना, पता तो चल ही जाएगा। तो उसने देखा, उसने सीधे लिखा मेरा रोल नंबर इन द लिस्ट। मैंने कहा ओके, शुक्र अल्लाह का। वही 2 नफल पढ़े, तो फिर फादर साहब को बताया, ब्रदर को बताया। बस फिर उसके दूसरे दिन जब मैं लाइन में गई तो मैं अपने वही DR सर के पास गई। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे रिज़ल्ट आ गया है। बोलता आई न्यू आप क्वालिफाई करोगे। ये उन्होंने बोला है? जी। बोलते अगर आपको हम इतना सपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि आप में वो स्पार्क है, इसलिए हम हर किसी को वो टाइम नहीं था। उन्होंने मुझसे लिटरली ये बात की कि एक पुलिस वाले को पता होता है किसको किस तरह से ट्रीट करना है, और हमें पता है कि आपको मतलब आपके पास वो स्पार्क है,
तो इसलिए हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी एसएसपी साहब ने जब आपको वो चीज़ें पूछी तो दैट स्पार्क वाज देयर, क्योंकि इनका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है, पता होता है कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। तो दैट मोमेंट वाज आल्सो देयर। फिर इनके पास आप गए, उन्होंने भी बोला कि वही चीज़ उन्होंने दोबारा दोहराई कि भाई हमें तो पता था कि आप कर लोगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया आपने। पहले जो आप जिसमें ड्रॉप हुए थे उस इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे आपके? सर 183, इट वाज हाईएस्ट था? यस सर, हाईएस्ट था। और फिर सेकंड इंटरव्यू का कैसा रहा? पहले आप एक इंटरव्यू के बारे में बताएं। सर सेकंड इंटरव्यू में सिंस आई वाज एन एसआई, तो उन्होंने मेरे ऊपर बम्बार्डमेंट कर दी एसआई के क्वेश्चंस, पुलिसिंग से रिलेटेड। दो आई हैंडल्ड इट वेरी वेल, बट जहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क, जैसे उनके पास बीएनएस वगैरह सब कुछ आया हुआ था न्यू, तो वो पर्टिकुलर एक सेक्शंस पूछ रहे थे मुझसे जो कि मैं नहीं बता पाई आंसर। तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा से मेरे पिछली बार से थोड़े कम मार्क्स आए थे, बट आई स्कोर्ड दो वेरी वेल। कितना स्कोर था आपका सेकंड में? सर लास्ट अटेम्प्ट से कम ही थे। वो कितने? अराउंड 170। 170 कम थोड़ी है, आई थिंक ये भी वन ऑफ द बेस्ट ही होंगे उसमें। 170 आई थिंक वेरी गुड। 183 तो एक्सेप्शनल रहा था आपका स्कोर। बट जब आपने ये इंटरव्यू दिया था, इस इंटरव्यू के बाद सेकंड इंटरव्यू की जैसी उम्मीद थी कि हो ही जाएगा मेरा, या फिर आप बैलेंस हो चुके थे? सर जब मुझे इंटरव्यू कॉल आई तो मेरे जो डीआर सर थे वहाँ पे बैठ के, और उनके साथ एक दो लोग और वो सॉर्ट ऑफ पैनल बनाते थे और मेरे से वो पूछते थे इंटरव्यू, और ये क्वेश्चन कि क्योंकि हम सबको लगता था कि मेरा एज अ मतलब एसआई से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो जब वो मुझसे पूछते मुझे लगता था कि हाँ मुझे तो सब पता है, इससे ज़्यादा क्या ही पूछे, क्योंकि मैं अंडर ट्रेनिंग थी, मैंने ट्रेनिंग तो करी नहीं थी। तो लॉज वगैरह वाले क्वेश्चन मुझे लगा, और इवन सर ने भी बोला कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप पहले ही बता देना कि आपने ट्रेनिंग नहीं करी है। तो पर जब वहाँ पे आया तो मैं आई वॉज श्योर कि हाँ ठीक है, अगर 183 नहीं, बट हाँ मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा स्कोर कुछ अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मेरा आता है और मैं प्रिपेयर्ड भी थी इस बार इंटरव्यू के लिए पहले से। बट जब मैंने वहाँ पे गया, वो जो बम्बार्डमेंट हुई मेरे ऊपर क्वेश्चंस की, तो जब मैं उससे इंटरव्यू पैनल से रूम से बाहर निकली तो मैं बड़ी डिप्रेस हो गई उस टाइम। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा शेक होता है। हाँ, और ये इस टाइम क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इस दफ़ा मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। घर वाले तो सपोर्ट कर ही रहे थे, जैसे मेरे लाइन वाले मतलब डीआर सर तो मतलब बड़े हैं मेरे, कोई जैसे मुंशी सर, मेरे जितने भी लाइन के जितने, सबको पता कि मैं प्रिपेयर करी, और सब मुझसे पूछते मैडम जी कब है इंटरव्यू, मैडम जी कब है कब। तो मुझे ऐसा वो सॉर्ट ऑफ वो था कि अगर आज कुछ नहीं हुआ तो मतलब मेरा तो हार्ट ब्रेक है। वो जो कितने एक्साइटेड हैं मेरे रिजल्ट के लिए, तो उनको कितना उनको भी बुरा लगेगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चल रही थी। तो जब मैं रूम से निकली तो मैं बड़ी डिसहार्टेंड थी। वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। और फिर मतलब इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये डिलेमा था। हाँ, डिलेमा ये तो हर किसी को, तो सर्टेनिटी तो होती नहीं है सर, किसी का जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले वाले में आप तो बहुत ज़्यादा श्योर थे हाँ कि आपका होगा ही होगा, सेकंड वाले में इतना श्योर आप थे नहीं। हाँ, बट जब मैं रिज़ल्ट के दूसरे, मेरा रिज़ल्ट जो था, मेरा इंटरव्यू जो था वो रिज़ल्ट के फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे के फिर मैंने अपने वो डीआर सर को ही कॉल करी और सर को बोला, सर ने मुझे ये कॉल करके मतलब ये बताया कि जब अच्छा नहीं होता है तभी लिस्ट में नाम होता है, जब अच्छा नहीं होता। हाँ, मतलब बहुत सारी चांसेस में तो मैंने भी देखा है। तो बस मैंने कहा सर, मैंने लिटरली सर को बोला, सर हम सब लोगों की मेहनत बेकार हो गई, मतलब वेस्ट हो गई। हाँ। सर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, आप देखना आपका लिस्ट में नाम होगा। फिर अगले दिन ही डे रिजल्ट से आया। जब इंटरेक्शन हुआ तब से सर मेरे को ये बोलते मतलब आपका लिस्ट में नाम होगा ही होगा। यू नीड सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो आपको मतलब बूस्ट करते रहे, एनर्जी देते रहे, पॉजिटिव चीज़ें बोलते रहे। फिर आपका ये जो इंटरव्यू था सेकंड लास्ट डे था, इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले। फिर मेरा ख्याल है नेक्स्ट डे इंटरव्यू ख़त्म हो गए होंगे, उसी दिन उन्होंने रिजल्ट दिया। यस सर, जैसे मेरे इंटरव्यू के बाद हमारे कुछ प्लान, क्योंकि इंटरव्यू कश्मीर में था तो हमारे कुछ प्लान्स थे वहाँ पे कश्मीर में रहने के, स्टे कर। बट जब इंटरव्यू वैसा हुआ तो मैंने अपने घर वालों को बोला प्लान कैंसिल, घर चलते हैं, मुझे घर पे बैठना है और
बोलते सब कि चलो जैसा भी होगा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे घर पे बैठना है और रिजल्ट का वेट करना है। ये वो कहीं ना कहीं जैसे जब मेरा प्री सर आप बोलते हैं ना कि जैसे आप सेकंड अटेम्प्ट को बेस्ट अटेम्प्ट क्यों बोलते हो, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री भी बहुत अच्छा हुआ था, मेरा मेंस भी बहुत अच्छा हुआ था, मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री जब मुझे लगा कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है, बट मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे प्री में। ठीक है। जब मेरे को लगा कि मेरा मेंस नहीं होगा, मेरा GS1 अच्छा नहीं हुआ, बट मेरे मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। लाइकवाइज मेरे को लगा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, तो मतलब इंटरव्यू में लगभग अच्छे ही स्कोर किया। तो मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है, पर अंदर मेरी इंट्यूशन थी कि मैंने कहा था अल्लाह ताला हो जाना चाहिए। हाँ, इस बार तो हो जाना हाँ, चाहिए। और इंट्यूशन मेरी थी कि हाँ तो मतलब ऐसे खुद में सोची, पर कुछ अंदर से था कि नहीं हो जाएगा। तो वो इंट्यूशन जो थी ना, इंट्यूशन मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस केस पे, कि फिर जब मैंने लिस्ट में देखा। पर वो दिन कैसा था कि जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन भी आई गेस थोड़ा लेट ही आया था रिजल्ट। यस सर। वो उस दिन कहाँ थे आप और कौन साथ था, किसने आपको रिजल्ट बताया? जहाँ तक मुझे याद है रिजल्ट मैंने कैजुअल लीव ली थी थोड़ी ये 6-7 डेज़ की रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि मुझे पता था 1-2 दिन में रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा और मुझे टाइम चाहिए होगा उसके बाद। और पूजा हॉलीडेज़ वगैरह भी चल रही थी, तो मेरे सारे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स हम लोग साथ में ही थे और सब वेट कर रहे थे। तो हम पूरे सुबह से वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। मेरे साथ मेरे एक बैचमेट है, वो भी प्रिपेयर कर रहा था। तो सुबह हमने अच्छे से बात की, तो मैं बोल रही थी मेरा नहीं होगा, वो बोल रहा था हाँ मेरा हो जाएगा। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने उसको बोला चलो जो भी होगा, अगर आप होपफुली आपका होगा, मेरा नहीं होगा तो मुझे डू गाइड मी, गाइड करना। हाँ, तो यही सब कुछ चल रहा था। फिर हम वेट करते रहे रिज़ल्ट का, क्योंकि लास्ट ईयर यही 6-6:30 के अराउंड रिज़ल्ट आ गया था। तो हम उस टाइम हम सब बैठे हुए थे कि रिज़ल्ट आएगा। वेट करते करते 8-9 बज गए। तो मेरा मैक्सिमम टाइम यही था 8-9-10 बजे मैक्सिमम होता है, मैं सो जाती हूँ 10 बजे। तो मैंने 10:30 तक वेट किया। जब रिज़ल्ट नहीं आया तो मैंने भाई को बोल के उसको बोला कि रिज़ल्ट आएगा तो मुझे उठाना, रिज़ल्ट नहीं आएगा तो सुबह तो वैसे भी पता चल जाएगा। मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया और मैं सो गई। थोड़ा टाइम लगा सोने में, बट मैं सो गई। अब हम अराउंड 12:30 नॉक होता है दरवाज़े पे, तो वो उसने नॉक किया, मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मुझे कॉल भी कर रहा था। बोलता दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला, बोलता मुझे इतना पता चल गया कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरा नाम लिस्ट में है उस टाइम, क्योंकि मैंने उसको तभी बोला था कि मेरे पास तभी आना जब मेरा नाम होगा लिस्ट में। तो मुझे इतना पता चल गया कि मेरा नाम लिस्ट में। मैंने कहा मेरा इस दो ही क्वेश्चन थे। मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला हाँ। मैंने कहा कितना मैंने उससे पूछा कितना, उसने फिर रैंक बताया। बोलते मैंने कहा, फिर मैंने शुक्र पढ़ा। फिर ऐसे हम डिस्कस करते, फिर मैंने शुक्राने के नफल पढ़े। तो फिर तब तक हम शोर कर रहे थे। तो मेरी छोटी बहन और मेरे फिर पेरेंट्स भी, मदर पहले उठी, फिर मदर उठी तो बोलते लगे क्या। तो फिर ऐसे ही थोड़ा शोर होने लगा तो फादर साहब हमारे उठे। सारी पूरी फैमिली उस टाइम घर पे ही थे? हाँ पूरी। मेरी एल्डर सिस्टर, मेरे एल्डर ब्रदर भी थे वहाँ पे ही। तो फिर हमने उनको कॉल करके भी बोला कि रिज़ल्ट आ गया। तो वो सारे भाई भाभी सब एक साथ होके, फिर उस रात हम सोए ही नहीं है सर। मतलब पूरा फिर जश्न चला होगा कि रिजल्ट आ गया। यस सर। सिंक इन कितना टाइम हुआ होने में कि भाई आप तो रिजल्ट आ गया? 3-4 साल का पूरा एक तरीके से तपस्या है ये कि 3-4 साल लगे आपको वो रिजल्ट आने में। तो सिंक इन होने में कितना हफ्ता भर तो मिनिमम लगता ही लगता है। मैंने तो सर पहले तो कोई 100 दफ़ा मैंने और मेरे भाई ने वो PDF देखी होगी। उसमें भी कंफ्यूजन है ना कि पहले PDF अलग होता है, B अलग होता है। तो मैंने उसको पूछा तूने A देखी है, B देखी है? तो फिर मैंने कहा रोल नंबर सही देखा। बोलता नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर को क्या देखना है? वो ये मैंने कहा अच्छा अच्छे से देखा। मैंने कहा किसी और से भी पूछ लेते हैं। फिर 2-3 जगह से तो हमने PDF डाउनलोड करके देखा। बट उस टाइम तो कॉल्स भी आती है, जैसे किसी और ने, दोस्त ने देखा, बैचमेट ने देखा तो वो कॉल भी करने लगता है। सर उस वक्त मुझे लगता है मेरा फ़ोन ऑफ था और ये ध्यान ही नहीं रहता है। उस वक्त हम सोचते हैं हम ही वो क्लियर करें कि हाँ है, में है। फिर उसके बाद मैंने अपना वो नेट ऑन करके देखा कि हाँ मुझे मैसेजेस आए हुए हैं। फिर मुझे लगा, और जब सारे फैमिली एक साथ आई। इसके साथ सर एक और मैं बताती हूँ। सुबह से कॉल्स आना शुरू हो गई। अब मैं कॉल उठाई थी, उसी दिन मेरा फ़ोन कॉल उठाते थे मेरा फ़ोन टूट गया। तो जो वो एक्सपीरियंस होता है ना कि मतलब वो मैसेजेस मैं पढ़ पाती, मैं कॉल्स उठा पाती, मैं वो ले ही नहीं पाई। ले नहीं पाया।
फिर मैंने अपने मदर का फ़ोन यूज़ किया, बट वो भी मेरे से टूट गया उस दिन। वो भी टूट गया। यस सर, मैंने 2 फ़ोन तोड़े अपने रिजल्ट पे। वो आपने वो सेक्रीफाइस हो गए फिर आपके रिजल्ट सब के लिए। यही बोलते बट फिर आप एकेडमी गए, क्योंकि उन लोगों को बड़ा भरोसा था, सारे ऑफिसर्स को भरोसा था कि आपका सिलेक्शन होगा, तो उनका कैसा रिएक्शन था? सर, लाइन से तो मुझे सुबह से कॉल्स आने, बट कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फादर साहब का नंबर था लाइन में, तो मेरे फादर साहब को कॉल्स आने लग गए। और क्योंकि वो पूजा हॉलीडेज़ और मैं लीव ली थी, तो मैं तो जा नहीं पाई। लीव के बाद फिर जब मैं गई, तो पूरी लाइन वाले ना इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया, मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो जैसे फैमिली के अपार्ट भी कोई है जो इतना खुश है। और डीआर सर तो स्पेशली, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। कुछ किया। यस सर। और मेरे टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे तो हमारे एसएसपी सर चेंज हो गए थे, बट जब मेरा उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ तो वो भी बहुत खुश हुए थे। सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स होता है, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये कंट्रीब्यूशंस हमारी लाइफ में इतने कभी कभार बड़े रोल प्ले करते हैं कि हमें होते होते में पता ही नहीं चलता है कि ये ज़रूरी। अब आप पीछे देखते होंगे अपनी जर्नी, तो लगता होगा कि यार ये इस टाइम यहाँ ये नहीं होता तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ऐसी जर्नी है। बट जैसे आप बोल लो कि आप एक ऐसी जगह से हो जिस जगह पे रोड जस्ट ही बनी है, पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उस जगह पे है नहीं, मतलब ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से हो जिसमें कोई एक्सपोजर नहीं है, आप उस जगह से निकल के फिर उधमपुर आए, उधमपुर में रहे, जम्मू आए, जम्मू में रहे, एंड देन यू क्रैक्ड सच सर्विसेज। आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी ट्रेट्स है जो आपको लग रहा है कि ये ट्रेट्स मेरे हेल्प किया है? कौन सी चीज़ें आप में हैं इन पर्सन जो आपको एज अ पर्सन आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प किया? सर, जितनी भी मेरी पर्सनालिटी है, ये मैंने अपने हर किसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे डराइव की है। जैसे मेरे फादर साहब हैं, उनसे मैंने डिसिप्लिन और पेशेंस, मेरे फादर साहब बहुत पेशेंट इंसान हैं, तो ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं मुझे मेरे फादर साहब से मिले। मेरी मदर जो है वो डिसिप्लिन एज इन के रूटीन को डिसिप्लिन में हैंडल करना, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें एज डिसिप्लिन लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में, तो आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन। ठीक है। तो वो मेरे फादर साहब से मुझे मिली है। मेरी मदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी है, वो जो एक करेक्टर बिल्डिंग हुई है ना, वो मेरे मदर से मिली है। लाइकवाइज मेरे ब्रदर्स, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, वो मेरे भाइयों से मिलती है मुझे। स्ट्रेंथ देते हो? यस सर। मतलब जहाँ पे भी जब मुझे लगा कि अब ये नहीं हो पा रहा है, या मुझे अब पढ़ाई छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के उन्होंने जॉब्स करी, कि उनको पता था मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहती। तो उनको लगा कि अगर फाइनेंशियली इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने अपना वो पढ़ाई छोड़ के फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में लग गए। तो और मुझे उन्होंने बोला तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी सोचने की, बस सिर्फ पढ़ते रहो। लाइकवाइज जैसे बहनें हैं मेरी, तो उन्होंने भी कभी मेरी ये हमेशा, जैसे हमें स्ट्रेस होता है अगर जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने बोला हाउस होल्ड कोर्स वगैरह कैसे करना है, तो जब मेरी बहनें होती थी आसपास, तो वो मुझे ये टेंशन ही नहीं होती कि मेरी करने नहीं देते थे आपको। हाँ, वो मेरी मदर को अकेले, क्योंकि मदर्स हमेशा जब एज होने लगती है तो उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारे माइंड में यही रहता है कि मदर बेचारी कर रही है और हम बैठे हुए हैं। तो जब मेरी बहनें आसपास होती थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती थी कि हाँ, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, मेरी बहनें हैं आज करने के लिए। तो मैंने जितने भी ऑफिसर से बात किए हैं, जितने लोगों को मैंने यहाँ पॉडकास्ट पे बुलाया, उन सारे लोगों ने बोला कि उनको फैमिली के अलावा उनके एक कोर फ्रेंड्स थे, मतलब जो कोर स्ट्रेंथ में एक फ्रेंड्स आसपास थे जिन्होंने उनकी हेल्प की है आगे बढ़ने में, वो चाहे मोटिवेशन में, वो चाहे फाइनेंशियली, या कभी कभार लो फील होता है उसमें आप करने के लिए। तो आपके आसपास ऐसे सराउंडिंग्स में ऐसे दोस्त लोग थे जिन्होंने इसमें कोई रोल प्ले किया? श्योर सर, मतलब ऐसे तो मैं बहुत कम दोस्त रखे थे मैंने, तो प्रिपरेशन के दौरान मैं सिर्फ 2-3 लोगों से बात करती थी, और मुझे पता था कि अगर मैं इनसे बात करूँगी, जितना भी मेरा स्ट्रेस है वो मुझे रिलीव हो जाएगा मेरा स्ट्रेस। एक तो मैंने वही जिनका आपसे मेंशन किया, मेरे वो तो थ्रू आउट मेरी जर्नी के वो मेरे साथ रहे। मेरे एक और फ्रेंड थे, तो वो भी हैं, वो अभी तक उनका मेरा कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो वो भी हमेशा मेरे को जितनी भी मेरे को कोई भी
क्योंकि पहले वो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने फिर प्रिपरेशन छोड़ दी। तो मैं हमेशा उनके कोई भी इशू होता था, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, कोई भी ऐसे घर पे या कुछ भी इशू, मैं उनके साथ डिस्कस करती और वो हमेशा मुझे एक इतना पॉजिटिव आंसर देती। मुझे लगता है यार ये मैं क्या सोच रही थी। तो हमेशा मुझे लगता है आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, अपनी फैमिली के सिवा भी कुछ लोग होने चाहिए कि आप लोग उनके साथ डिस्कस करो। अगर मेजर प्रॉब्लम्स हम अपनी फैमिली से डिस्कस करें, कुछ माइनर इश्यूज होते हैं जो हम फैमिली के सिवाय किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत नेसेसरी हैं। तो मतलब ये एक जैसे जैसे आपने अपनी इस पूरे इंटरेक्शन में ये भी बोला कई बार कि आपने अपनी जर्नी तो खुद की ज़रूर चूज़ की है, बट आपने बहुत सारे टॉपर्स को भी देखा है। तो उन टॉपर्स में कौन से ऐसे, जो मैं हर सारे ऑफिसर से पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रेट्स उनमें दिखी आपको? जैसे आपने बोला डिसिप्लिन है हो, जैसे आपने बोला पेशेंस आपने फादर से सीखे हैं, या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग जो हुआ है आपकी मदर से आपने वो लिया है, इम्बाइब किया है। अब आप जो बेसिक चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि 3 साल 4 साल को कोई छोटा टाइम है नहीं, तो इसमें ज़ाहिर अप्स एंड डाउन्स कहीं आए होंगे, कहीं बार आपका मन किया होगा कि अब क्या मतलब जा ही नहीं रहा किसी डायरेक्शन में। तो क्या कोई ट्रेट्स आपको लगे कि जो इन टॉपर्स ने भी बोले हो कि ये चीज़ों पे आपको ख़ास ध्यान देना है, ये फाउंडेशन है आपकी प्रिपरेशन की, वो कुछ चीज़ें बताओ आप। सर जैसे डिसिप्लिन वगैरह वो मुझे अपनी पता था, बट जैसे परसीवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, आपकी कंसिस्टेंसी जो बनी रहेगी इसके लिए बहुत नेसेसरी है। तो वो एक ट्रेड्स है जो टॉपर से मैंने लिया है कि अगर कुछ भी हो जाए आपको इस एग्ज़ाम इस जर्नी में परसीव करना ही है, आपने रेजिलिएंट बनना है। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिलियंस शो करनी है अपने, कि आप ब्रेक हो गए पर आपको ब्रेक होने के बाद फिर से अपने आप को रिकवर करके फिर से ग्रो करना है। तो ये चीज़ जो रेजिलियंस और परसीवरेंस, ये मैंने टॉपर से सीखी है। यस सर। मतलब आपकी जो जर्नी रही है ये कोई आसान जर्नी रही नहीं है, ना ही कि सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज की जर्नी कोई आसान रहती है, फुल ऑफ चैलेंजेस रहते हैं। इन चैलेंजेस को मैं एक चैलेंज ऐसा भी आता है कि जिसमें कई बार इंसान ने बहुत मेहनत की होती है और सारे लोग देखते हैं कि ये कितना मेहनत किया हुआ है, और फिर रिज़ल्ट मिलना और ना मिलना वो लोग बोलते हैं डेस्टिनेट था, या मतलब किस्मत का भी खेल है इसमें। तो आप इसमें बिलीव करते हो कि कहीं जगह पे आपको किस्मत ने सपोर्ट किया? श्योर सर है। यस सर, डेस्टिनी, हार्ड वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ एक जो लक फैक्टर होता है ना, वो बहुत किधर लगा आपको कि लक आपका यहाँ ठीक रहा या यहाँ ठीक नहीं रहा? फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में जब आपने ये सारी चीज़ें की तो आपको लगा यहाँ मुझे लक ने बचा लिया? सर मुझे लगता है जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस अगर मेरा मेंस हो गया होता तो मुझे नहीं लगता मैं उतना कुछ सीख पाती। तो मैं जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल ही हो रहा है, मैं उस केस में अपने आप को लकी मानती हूँ कि वो होना चाहिए था, फेल ही होना चाहिए, वो फेल ही होना चाहिए था। अब लोग तो बोलते हैं कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। सर अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल नहीं होती, अगर मेरा इन एनी केस हो भी जाता, फिर जो मैंने बाकी सारी मेरी जर्नी थी वो मेरे से मिस हो जाती। बट एक चीज़ बताओ आप, मान लो एक नया बच्चा जिनको अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और उनके मन में कोई भी बच्चा उठा के देख लो आप, सारे 100% आपको बच्चे बोलेंगे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलना ज़रूरी है। और आप क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आपको लगता है कि आपको फेलियर ने इसमें काफ़ी कुछ सिखाया है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या उनको भी फेलियर मांगना चाहिए इसमें कि ठीक है, या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, या कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। सर फेलियर में अपने केस के लिए बात करती कि मेरे को फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फेल हुई तभी मैं एज अ पुलिस लाइन में गई और वहाँ पे मुझे इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। अगर फेल नहीं होती तो मैं वहाँ नहीं जा पाती, और अपने मेरे करैक्टर में वो वाले ट्रेड्स नहीं आते कि मेरे परसेप्शन चेंज नहीं होता। और
मेरा ये दूसरी जगह मेरा ये मानना ये भी है कि अगर कोई एंटर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, वो जितनी जल्दी हो सके, मैं इसको एक विशियस साइकिल बोलती हूँ, करेक्ट, इस विशियस साइकिल से जल्दी निकले, क्योंकि जितना आप इसमें इंडल्ज होते जाओगे, जितना आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे और आपकी सराउंडिंग्स में आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप उतना उस विशियस साइकिल में घुसते जाओगे, आप फिर उतना बाहर नहीं आ पाओगे। तो आई बिलीव जो फर्स्ट अटैम्प्ट निकालते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जिनको 2-3 अटैम्प्ट्स लगते हैं वो भी, क्योंकि फेलियर से मुझे लगता है आप ज़्यादा सीख पाते हो। जो मैंने सीखा अपने 2 फेलियर से, वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे, मेरी पर्सनैलिटी चाहे मेरी डेवलप हुई हो, उससे मेरे को पेशेंस ही मिला हो, वो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला वो आई बिलीव वो नहीं समझ पाएगा, जबकि उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरे फेलियर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब लोगों का जो इसमें जर्नी रहता है, जो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, बहुत डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो अच्छे होते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, पहली बार में उनको क्वालिफाई नहीं होता है, वो जर्नी छोड़ देते हैं। और मैंने, क्योंकि आप जो है दूसरे पहलू के स्टूडेंट हो कि जिसने फेलियर देखा, उससे चीज़ सीखी, सेकंड में गए, दुख लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी दिन डिसाइड किया कि ऊपर वाले नेक्स्ट थर्ड में कर लेना, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। बट इसमें मेजर चंक स्टूडेंट का रहता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ना होने, जाहिर है कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसने कभी फेलियर देखा ही नहीं होता, और फिर यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में फेल होना, सिलेक्शन ना होना पहले में इज़ वेरी कॉमन। तो ऐसे बच्चों को कैसे डील करने के लिए बोलोगे आप कि उनको क्या करना चाहिए? सर, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करा थी, मैंने सबसे पहले इसके ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे थे। मैंने देखा था सक्सेस रेट कितना है इस जर्नी में, और फेलियर रेट मैंने अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने भी उससे पहले कोई भी फेलियर नहीं टेस्ट किया था। मेरा फर्स्ट सेटबैक मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो पर क्योंकि मैंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर किया, हाँ ये ऐसी जर्नी, इसमें कोई सर्टिनिटी है ही नहीं, तो क्योंकि जिस एग्ज़ाम में सर्टिनिटी नहीं है उसमें फेलियर्स और सक्सेस होने के दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वो 50-50 रेशो लेके पहले से ही चली थी। और आई बिलीव सबको ही वही करना चाहिए। जो प्रोज एंड कॉन्स है इस एग्ज़ाम को, आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो सकता है और आपके 5 अटैम्प्ट्स भी लग सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन, अगर आपको राइट गाइडेंस मिलती है, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो सकते हैं, और अगर आपको राइट गाइडेंस मिलने के बावजूद भी किसी को 5 अटैम्प्ट्स लग सकते हैं। तो अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए अपने अंदर कि अगर मैं अपने आप को कितना दे सकता हूँ। फिर जैसे मेरा था कि मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, मुझे लगा कि अब मुझे साइड बाय साइड कुछ और भी करना चाहिए। अगर मैं प्रिपेयर ही करती रही तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा। तो मैंने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके रखी, तो मुझे वो यकीन हो गया कि मुझे मैक्सिमम अब 3-4 आवर्स ही देने हैं पढ़ने को, तो आप एक जॉब के साथ दे सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो तो आप साइड बाय साइड कोई जॉब के लिए भी कर सकते हैं। यस सर। अब ऑन अ लाइटर नोट, ये पूरी 2-3-4 साल जो आपने मेहनत की है, अप्स एंड डाउन, जैसे मैंने बोला, स्ट्रगल बहुत होता है इसमें, बट बहुत चैलेंजिंग टाइम एट टाइम्स फेस करने को मिलता है। मतलब पूरी जर्नी में आपने कितनी बार रोया होगा, मतलब जब डाउन आया होगा, हाउ मेनी टाइम्स, कैन यू काउंट? सर काउंट तो नहीं कर सकते, बस मैंने अपने उधर ना डेस्क के आगे एक कोट लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है शाम मगर शाम ही तो है। तो ये फैज़ साहब का है कोट, तो मैंने वो लिखा हुआ था। तो मतलब बेशक हर मुश्किलात के बाद आसानी है। तो जब भी मैं डिप्रेस होती थी या लगता था यार ये क्या हो रहा है, तो मैं उनको कोट्स को पढ़ना शुरू हो जाती थी। और जो बेसिक है, मेरे को सूरा यूसुफ ने बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे लगता था अब नहीं हो रहा है, तो मैं वो सूरा यूसुफ पढ़ना शुरू हो जाती थी, तो मुझे वो बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी उस चीज़ से। ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एट टाइम्स बच्चे को ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हो कि इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और हम यहाँ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यू आर अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विसेज, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अब कर रहा होगा उसके साथ कुछ नया हो रहा है। इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन दी सर्विसेज। क्या आपको हर तरीके से प्रिपरेशन के में तैयार रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। सिविल सर्विसेज में ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इसमें वर्स्ट के लिए एक बच्चे को तैयार रहना होता है। और आपका जैसे एज अ पर्सन कैसे हो आप, इंट्रोवर्ट हो आप, एक्सट्रोवर्ट हो,
मतलब कैसा इंटरेक्शन रहता है बाहरी दुनिया में आपका? सर आई एम अ वेरी लो की पर्सन, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं होता आपका? बहुत कम इंटरेक्ट करती हूँ मैं। और ये है कि जिसके साथ इंटरेक्शन हो गई फिर मैं उसके साथ बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, बट जिसके साथ नहीं हो पाई उसके लिए मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। Yes, sir. अदरवाइज अदर देन दैट, और ये पढ़ाई के अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ करते थे लाइफ में? खेलना कूदना या एक्सरसाइज, वॉक, खाना पीना अच्छा लगता था? क्या कुछ आपके लाइफ में चलता होता था? सर मैं बचपन से मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने स्कूल डेज में बहुत स्पोर्ट्स खेला है। उसके बाद जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में आ गई तो मेरा इंटरेस्ट बॉटनी में, इथनोबॉटनी में बहुत होने लगा। तो मैं यही जो कल्चरल हमारे लोकल जो एथनिक प्लांट्स वगैरह हैं उनके मेडिसिनल यूजेस या कोई और जो यूजेस होते हैं, मेरा शिफ्ट उस तरफ हो गया। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लग गई। तो मेरा इथनोबॉटनी एज अ हॉबी हो गया तब कि मैंने ये चीज़ देखनी, अगर ये चीज़ हेल्प करें, अगर तो हमारे गाँव में अगर ये चीज़ प्लांट यूज़ हो रहा है, जैसे हम कभी भी बोल देते हैं कि हमें बुखार हो रहा है तो उसका सूप या उसको पानी में गर्म करके उसकी डिकॉकेशन पी लो। तो मेरे को ये था क्यों बोलते हैं ऐसे। तो फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने ये एक्सट्रैक्ट्स निकाले कि अगर इस प्लांट का ये ऐसा है तो क्यों बोलते हैं लोग। तो मुझे पता चला कि इथनोबॉटनी में ये बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि, और हम मूव कर रहे हैं फिर से ना प्रीवियस जो प्लांट की स्टडीज़ हैं इसमें मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट इस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने अपना उस तरफ भी पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी हॉबी वैसे डेवलप कर दी कि मैंने प्लांट्स डेवलप कर दी। हॉबी इंटरव्यू में तो नहीं लिखी थी ये कि आप? हाँ, नहीं मैंने नहीं बताई। और कई बार ऐसा बोलते हैं इंटरव्यू में लोग ऐसी ऐसी हॉबीज़ लिखते हैं कि जो उनकी हॉबीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना आसान होता है तो इसलिए वो लिख लेते हैं। मैंने अपने वो फर्स्ट इंटरव्यू में इथनोबॉटनी लिखा हुआ था और मेरे जो पैनल में थे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे मेरी हॉबी से। और मुझे जितनी नॉलेज एज अ हॉबी होनी ही चाहिए इथनोबॉटनी में, आई बिलीव उतनी है मेरे पास। तो सेकंड इंटरव्यू में क्या उन्होंने पूछा? सर सेकंड इंटरव्यू में क्योंकि उन्होंने हमसे नॉर्मली जैसे हम पूछते हैं अपने बारे में बताओ, उन्होंने हमसे वैसे पूछा ही नहीं। तो मुझे हॉबी बताने का चांस ही नहीं मिला। यस सर। देखो इतना कुछ मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन के लिए, लाइफ इन जनरल, और क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि एक जॉब है, इसमें बहुत सारे लोग खो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि एक साइकिल है जिसमें फंस गया इंसान तो उसे निकलना भी आना चाहिए। तो आई थिंक पीपल शुड टेक इट एज अ जॉब, कि आपको उस हिसाब से नहीं फंसना कि आप इससे निकल ही ना पाओ। टेक इट एज अ जॉब, टेक इट एज अ चैलेंज। और जैसे आपने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस बीच में चैलेंजेस फेस किए हैं। तो बहुत सारी बातें तो इसमें होगी है प्रिपरेशन से रिलेटेड, बट मैं जो पर्सनली एक जो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने बोला कि आपको हिस्ट्री बड़ा फैसिनेट की इसमें, बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने ऑप्शनल बॉटनी रखा है। यस सर। जब आपको हिस्ट्री में मज़ा आने लगा था तो हिस्ट्री एज ऑप्शनल क्यों नहीं रखा आपने? सर इसका रीज़न मेनली यही है कि मैं मास्टर्स थी बॉटनी में, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे पहले, और मैं अपने जो मेरे ग्रेजुएशन के एपीज थे उनके सपोर्ट था मेरे पास। मुझे कोई भी रिसोर्सेज चाहिए होता था तो मैं उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती। हिस्ट्री मैंने एज अ इंटरेस्ट था मेरा, बट मुझे वो रिसोर्सेज नहीं थे। पहले मुझे रिसोर्सेज कलेक्ट करने थे उसको सब, क्योंकि मैंने लास्ट हिस्ट्री 10th में पढ़ा था। तो 10th में पढ़ के फिर मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे अभी अवेलेबल। तो मैक्सिमम मुझे बेटर यही लगा कि मेरे मास्टर्स है बॉटनी में और मैक्सिमम मेरे पास रिसोर्सेज है, नॉलेज अवेलेबल है। हिस्ट्री एज अ इंटरेस्ट जीएस पढ़ने के लिए काफ़ी था और ऑप्शनल के लिए बॉटनी। बट ये कंसिडर नहीं हुआ कि पीछे आपने ये देखो कि बॉटनी का रिजल्ट कैसा रहा? मे बी रिजल्ट इतना अच्छा किसी सब्जेक्ट का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए कंसिडर करना कि पिछले 2-3-4 साल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर। ऐसा कुछ आपने कंसिडर किया था कि बॉटनी में कैसे नंबर रहे हैं? सर जब मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो मैंने देखा बॉटनी जो है, उसके बाद मैंने कंसीडर सोचना शुरू किया कि बॉटनी एज एन ऑप्शनल का सक्सेस रेट कितना रहा है। तो मैंने देखा सक्सेस रेट तो लो है, बट फिर मैंने देखा लो क्यों है। फिर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो ऑप्ट ही बॉटनी बहुत कम करते हैं।
तो उस हिसाब से तो ये जो परसेप्शन हमारे माइंड में बना हुआ है कि ये वाला ऑप्शनल लेंगे तो कम मिलेंगे ये वाले, बट हम पूरा वो उसके डायमेंशंस देखते ही नहीं है कि अगर उस ऑप्शनल में कम मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। मे बी वो बच्चे ही कम हों जो वो ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हैं। सेकेंड, क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था बॉटनी के रिलेटेड, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। मुझे ये नहीं है कि मुझे अगर मैं कोई और सब्जेक्ट, सपोज एंथ्रोपोलॉजी जब हमने 2021 में दिया था तो उसका बड़ा था कि एंथ्रो लेना चाहिए, तो और मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया सारे नंबर उस टाइम सारे लोगों को अच्छे नंबर मिले, रादर देन बॉटनी यू शुड ऑप्ट एंथ्रो और जोलॉजी। तो बट जब मैंने देखा कि मेरे पास तो सब कुछ है, जितना टाइम मुझे एंथ्रो पढ़ने में लगेगा या जोलॉजी उतना टाइम बॉटनी के मेरे पास टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे मेरे मास्टर्स के टाइम पे, तो मुझे उतना टाइम मेरा बच जाएगा। तो मैंने उसको वैसे लिया कि हाँ, बॉटनी इज़ बेस्ट फॉर मी। ओके। हमीम, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड। आपने अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से एजुकेशन आपने हासिल की है। आई एम श्योर ये सारे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो भी हमारी ऑडियंस है वो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें जिसको सूट करता है। जैसे आपने बोला कि सबकी अपनी अपनी यूनिक जर्नी है और सबको उसी यूनिकनेस के साथ चलना चाहिए। और साथ के साथ हमीम ने जो चीज़ें आप लोग को बोली हैं कि ये आई बिलीव कि जो इन्होंने बोला इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कि आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली राइज़र होना ज़रूरी है उसके लिए, और बहुत अर्ली से स्टार्ट करना। 10-11 बजे आपने ये बोला कि आप 60-70% अपनी पढ़ाई ख़त्म कर देते थे। हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने किया है तो आई एम श्योर कि जब आप ठान लोगे तो आप भी कर लोगे। तो बिफोर रैपिंग अप हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर, जिसमें हम क्विकली आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बिना सोचे उसका जवाब देना है। पहला जो रैपिड फायर का क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई वाली यूनिफॉर्म या जेकेएस वाली? जेकेएस में तो खैर यूनिफॉर्म होती नहीं है। बॉटनी प्रैक्टिकल्स या जेकेएस प्रीलिम्स? बॉटनी प्रैक्टिकल्स। हाँ, इतना पसंद है आपको प्रैक्टिकल सर, क्योंकि प्री मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होती थी, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा है प्री देना। मेंस एंड इंटरव्यू वाज बहुत इजी लगता था मुझे कंपैरेटिवल। तो प्री बॉटनिकल प्रैक्टिकल। गांव की चाय या सिटी की कॉफ़ी? चाय, आई एम चाय लवर। आपने बताया ये। ऑफिसर लाइफ में ज़्यादा मुश्किल फाइल्स या पॉलिटिक्स? जो ऑफिसर है अभी मुझे एक्सपीरियंस करना है सर। अभी आपने एक्सपीरियंस किया नहीं है। एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हूँ? रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, वेरी नाइस। फेवरेट फूड फ्रॉम रामबन? सर एक मशरूम की एक वाइल्ड वैरायटी है जो हमारे गांव में मिलती है। सिर्फ आपके गांव में मिलती है? नहीं, ऐसा कहीं पे भी फॉरेस्ट एरियाज में मिलती होगी तो वहाँ पे मिलती है। वो मुझे बहुत स्पेशली, मतलब मानसून के टाइम पे वो ग्रो करती है, उसके बाद नहीं, वो बहुत अच्छी होती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुनना चाहिए और इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट सैलरी से पहले क्या चीज़ लिया आपने? सर मेरी मदर को कुछ चाहिए था, मैं बताऊंगी नहीं क्या चाहिए था। तो जब मैंने वो चीज़ लाई और जो मैंने स्पार्क और वो खुशी उनके चेहरे पे देखी ना, और वो एक्साइटमेंट जो थी, वो मैं आज तक मेरे सामने, मतलब वो विजिबल होता है मेरे को पूरी उनकी इमेजेस का। तो मुझे लगता है वो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, मेरी जो आपने पहली सैलरी से लिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज, वेरी नाइस। नाइट ओल या अर्ली बर्ड? ऑफ कोर्स आपने जवाब दे दिया, अर्ली नहीं, वेरी अर्ली है आप। रील्स या न्यूज़पेपर? अब इस टाइम पूछेंगे तो आप रील्स। एक साल बिना फ़ोन के या एक साल बिना अपनी फेवरेट फूड के? बिना फेवरेट फूड के। बिना फ़ोन के नहीं चलेगा। तो ये था हमारा सेगमेंट जो आप लोगों ने, हमने जाना है हमीम को एक तरीके से, एक जो जर्नी रही है, मतलब इट इज़ अ कंप्लीट यूनिक जर्नी, जिस जर्नी में आपको चाहे इनका अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन रहा हो, या जिस जगह से ये है उस जगह पे बेसिक फैसिलिटीज़, कम्यूट करना, मतलब रोड्स ना होना, इलेक्ट्रिसिटी ना होना, बेसिक फैसिलिटीज़ ना होना पढ़ने के लिए, स्कूल जस्ट अब वहाँ बने हैं, उस जगह से हमीम आई है। और मतलब आज की दुनिया में तो ये
अनबिलीवेबल सा लग रहा होगा आप लोगों को, बट इट इज़ ट्रू। आई हैव बीन टू दैट प्लेस, मैंने विटनेस किया है। मैंने जैसे बोला कि मैं उस जगह पे जैसे अपने मदर को लेके गया था, आई थॉट मैं वापस कैसे जाऊँगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें हकीकत यह है कि शी इज़ फ्रॉम देयर, और अगर ये कर सकती है तो वाई नॉट यू, मतलब कोई भी कर सकता है। ऐसे बिल्कुल बेयर मिनिमम एवेन्यू से उठ के एज ए सिविल सर्वेंट खड़ा होना, स्टेट के लिए, यूटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ करने का जुनून हो, और सिर्फ़ और सिर्फ इनके अपनी लगन से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से, गाइडेंस से, और हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि आज हमीम को हमने इनवाइट भी इसी वजह से किया था कि इस तरह की स्टोरीज़ आपको 100% इंस्पायर करनी चाहिए। कर भी रही है लोगों को, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं और फिर भी नहीं कर पाते हो, तो आज के दिन में आपके लिए सोचना ज़रूरी है कि इफ़ इन्होंने किया वाई कांट यू। तो इस सोच के साथ हम आपको आज के दिन का अलविदा बोलते हैं, और साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। और साथ साथ हमीम को थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना सारा टाइम हमें कीमती वक्त में दिया है और इतनी सारी स्टोरीज़ की है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वी आर गोइंग टू मेक पार्ट 2 जो कंप्लीट प्रिपरेशन बेस्ड होगा, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट रहा है आता से। So thank you so much for coming, and thank you all of you. Thank you, sir.